नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। ब्रेकिंग न्यूज लाइन से एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने बुधवार 6 सितंबर को कहा है कि मेरी शुभकामनाएं पार्टी के साथ हैं, लेकिन उन्हें सभी समुदायों को एकजुट करना चाहिए। और चंद्र कुमार बोस ने इस्तीफे पर कहा है कि 2016 में बीजेपी में योगदान किया था और पीएम मोदी के नेतृत्व में मुझे अच्छा लगा कि बीजेपी में शामिल होने के बाद लगा ये कि जो राजनीति करते हैं वो मेरे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्श सब धर्म को एक साथ करने के मुताबिक नहीं है। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांप्रदायिक और विभाजन की राजनीति के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी है। और चंद्र कुमार बोस ने कहा है कि बंगाल स्ट्रेटजी के बारे में मैंने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और बंगाल बीजेपी को काफी प्रस्ताव दिए हैं। इस प्रस्ताव को अच्छा माना जाता है, लेकिन इसका कभी क्रियान्वयन नहीं किया गया। और दोस्तों, मेरे आदर्श और प्रस्ताव का पालन नहीं किया गया तो इस पार्टी के साथ रहना कोई काम की बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैंने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को बताया कि पार्टी के साथ अच्छी शुभकामनाएं हैं, लेकिन आप सभी संप्रदाय को एक कीजिए। फिलहाल आप लोग दोस्तों पहले इस वीडियो को देखिए, बाद में इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। देखिए, 2016 में मैं भारतीय जनता पार्टी में योगदान किया था। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, वो जो दिशा दिखाया था हमको अच्छा लगा, मगर भाजपा में ज्वाइन करने का बाद जो राजनीति भाजपा करते हैं, इसके साथ मेरा जो आदर्श है, मेरा आदर्श शरद चंद्र बोस, मेरा दादाजी, आज उनका जन्मदिन भी है, और नेताजी सुभाष। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को देख लिया है, न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए चंद्र कुमार बोस ने कहा है कि मेरा उद्देश्य बीजेपी में शामिल होने का शरद चंद्र बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को देश के सामने रखना था। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि आजाद हिंद मोर्चा का गठन किया जाए, मुझे इस मोर्चे का नेतृत्व दिया जाए, लेकिन इसका गठन कभी नहीं किया गया। साथ ही साथ बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए जानना वो भी बेहद जरूरी है। जैसा कि दोस्तों फ्रांसीसी स्कूलों ने स्कूल वर्ष के पहले दिन अबाया मुस्लिम महिलाओं द्वारा कंधे से पैर तक पहना जाने वाला एक ऊपरी परिधान उतारने से इनकार करने पर दर्जनों लड़कियों को घर भेज दिया गया। अब गैब्रियल अटाल ने बीएफएम ब्रॉडकास्टर को बताया कि मुस्लिम पोशाक पर प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए लगभग 300 लड़कियां सोमवार सुबह जो है अबाया पहनकर आ गईं। और उन्होंने कहा है कि अधिकांश लोग चोगा बदलने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन 67 ने इनकार कर दिया है और उन्हें घर भेज दिया गया है। अब सरकार ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वह स्कूलों में अबाया पर प्रतिबंध लगा रही है, यह कहते हुए कि इसने शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता के नियमों को तोड़ दिया है। साथ ही साथ बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए जानना यह भी बहुत ही जरूरी है। आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां जन्माष्टमी का पूर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर चेहल्लुम के मद्देनजर लखनऊ पुलिस की ओर से पुराने शहर इलाके में फ्लैग मार्च जो है किया गया है। अब इस दौरान डीसीपी पश्चिम राहुल राज सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पुलिस को जो है हार्ट अलर्ट पर रखा गया है और पुलिस ने कहा है कि चेहल्लुम पर मुसलमानों द्वारा निकाले जाने वाले जुलूस के कारण गुरुवार को पुराने लखनऊ के कई इलाकों में यातायात को डाइवर्ट किया जाएगा। चेहल्लुम का जुलूस दोपहर 1 बजे से जो है नाजिम साहब इमामबाड़ा से शुरू होगा और डीसीपी ट्रैफिक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि दोपहर 1 बजे नाजिम साहब इमामबाड़ा से शुरू होगा। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जो कि दोस्तों आप लोगों को जानना ये बेहद जरूरी है। अब आपको बता देता हूं दोस्तों कि डीएमके ने पार्टी नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान के मामले को लेकर बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। और डीएमके ने शिकायत में कहा है कि अमित मालवीय ने उदयनिधि स्टालिन की ओर से सनातन धर्म के बारे में कही गई बात को तोड़ मरोड़ कर पोस्ट किया है। इस शिकायत पर तमिलनाडु की जो है त्रिची पुलिस ने बुधवार 6 सितंबर को अमित मालवीय के खिलाफ धारा 153A और 554-505A-B के तहत एफआईआर दर्ज की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने हाल ही में कोरोना, डेंगू और मलेरिया से सनातन धर्म की तुलना करते हुए इसे खत्म करने की बात कही थी। अब इस बयान के बाद शनिवार 2 सितंबर को अमित मालवीय ने एक्स पर यानी जो है ट्विटर पर उदयनिधि स्टालिन की वीडियो शेयर की थी। साथ ही उन्होंने लिखा था, तमिलनाडु के
सीएम एमके स्टालिन के बेटे और डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू में से जो है जोड़ा है। उनका मानना है कि इसे खत्म किया जाना चाहिए, ना केवल विरोध किया जाना चाहिए। अब दोस्तों अमित मालवीय ने आगे लिखा था, संक्षेप में वह सनातन धर्म को मानने वाली भारत की 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान किया जाए, यानी दोस्तों कर रहे हैं। वहीं द्रमुक विपक्षी गठबंधन इंडिया का एक प्रमुख सदस्य और कांग्रेस का लंबे समय से सहयोगी है, क्या मुंबई बैठक में इस पर जो है सहमत बनी थी। सनातन धर्म पर जो है की गई इस टिप्पणी के बाद उदयनिधि स्टालिन ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने कभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के जनसंहार का जो है आह्वान नहीं किया, मैंने केवल सनातन धर्म की आलोचना की है और मैं बार बार कहूंगा कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। बीजेपी का जो काम फर्जी खबरें फैलाने का है और वे मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। साथ ही साथ बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। दोस्तों आपको बता देता हूं कि एक देश एक चुनाव को लेकर जो है सभी सियासी दलों में चर्चा हो रही है। 2 सितंबर को केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की कमेटी को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति बनाई गई है। इसके बाद से विपक्षी दलों के नेता एक देश एक चुनाव पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी एक देश एक चुनाव पर प्रतिक्रिया दी है। राकेश टिकैत ने कहा है कि एक देश एक चुनाव से केंद्र राष्ट्रपति को ज्यादा पावर देंगे और जहां विपक्ष की सरकार होगी उसको गिराएंगे। विपक्ष की 1 साल में सरकार गिराकर 4 साल राष्ट्रपति शासन लगाकर उस पर राज करेंगे। अब टिकैत ने आगे कहा है कि जिसको चुनाव लड़ना है या फिर दोस्तों चुनाव जो है सरकार अगर कुछ ठीक करेगी तो जनता उसके साथ चली जाएगी, अगर कुछ ठीक नहीं करेगी तो जनता दूसरी तरफ चली जाएगी। G20 सम्मेलन को लेकर राकेश टिकैत ने कहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम है जो कभी किसी देश में होता है तो कभी किसी देश में, इस पर जो है बार बार जो है भारत इसका होस्ट है, यानी पूरी दुनिया में इसका बड़ा मैसेज आता है। इसको लेकर हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा भी एक अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रोग्राम है। अब की बार अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम भारत में होगा, करीब 800 किसान डेलीगेट किसान भारत आएंगे। उन्होंने आगे कहा है कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, अगर विपक्ष कमजोर होता है तो तानाशाहों का जन्म होगा। सबसे ज्यादा कब्जाधारी बीजेपी और संघ के लोग हैं, इनसे अपनी जमीनें बचाओ और भाकियों। प्रवक्ता टिकैत ने कहा है कि गठबंधन को एक होकर जो है लड़ना पड़ेगा, विपक्ष को आंदोलन का रास्ता तैयार करना चाहिए, केंद्र सरकार की कमी हो तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। अब केवल किसान संगठनों के ही नहीं और भी बहुत कुछ विपक्ष को सड़क में आने की जरूरत है, घर में सोने से काम नहीं चलेगा, संघर्ष शुरू करना पड़ेगा। बाकी प्रवक्ता राकेश जो टिकैत ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों का काम है या तो कुर्सी पर बैठो, अगर कुर्सी पर नहीं बैठे जो कुर्सी पर बैठा हो उसकी विपक्ष में बैठकर कमियां गिनाओ। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जो कि आप लोगों के लिए जानना ये भी बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश के नीमच में मंगलवार की शाम भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हुआ है। बीजेपी के रथ समेत कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, इसमें पुलिस की कई गाड़ियां भी शामिल थी। अब जिस वक्त हमला किया गया भाजपा के कई नेता मौजूद थे, कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री आनंद मोहन यादव भी यात्रा में शामिल थे। स्थानीय लोगों की माने तो लोग प्रोजेक्ट चीता के लिए बना रहे जो दीवार से नाराज हैं, इसको लेकर आंदोलन भी चल रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का कहना है कि हमारी यात्रा को जो है बाधित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन हम डरने वाले नहीं है, जरूरत पड़ी तो पैदल भी चलेंगे या हमारा जो है हमला पूरी तरह सुनियोजित था। उन्होंने हमले के पीछे कांग्रेस की साजिश करार दी है। फिलहाल आप लोग इस वीडियो के देखिए, जो है बाद में इसकी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों वीडियो को आप लोगों ने देख लिया है, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को उज्जैन संभाग की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा शामिल थे। राजनाथ सिंह ने नीमच में जनसभा की थी। अब दोस्तों साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जो कि दोस्तों ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति की कहानी किसी से छिपी नहीं है। इस मामले में जो खूब सुर्खियां
पत्नियां बटोरी थी। सोशल मीडिया पर कई जो मीम बने थे। इतना ही नहीं, कई पत्नियों ने ज्योति का उदाहरण देकर अपनी पत्नियों की पतियों ने पढ़ाई छुड़ा दी थी। अब दोस्तों, अब मामले में ताज़ा अपडेट यह आ रहा है कि दोनों ने गुपचुप तरीके से समझौता कर लिया है। दरअसल लोग तब हैरान रह गए थे जब आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति के खिलाफ अपनी शिकायतें वापस ले ली थी। रिपोर्ट यह है कि शिकायतें वापस लेने के बाद अब मामले की फाइलें लगभग बंद हो गई हैं। इतना ही नहीं, जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस मामले को खत्म करने की बात कही है। अगर फाइलें बंद हो गई तो आलोक मौर्य और ज्योति को बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल ज्योति मौर्य ने भी पति आलोक के खिलाफ धूमनगंज थाने शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि अब खबर है कि ज्योति भी अपनी शिकायतें वापस लेने वाली हैं। अगर ऐसा हुआ तो आलोक मौर्य भी राहत की सांस लेंगे। आपको बता दें कि आलोक ने शासन से ज्योति मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। आलोक ने आरोप लगाया था कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति ने गलत तरीके से करोड़ों की संपत्ति बनाई है। और इतना ही नहीं, आलोक ने ज्योति मौर्य पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा था कि ज्योति का होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से अवैध संबंध है। आलोक सीधे सोशल मीडिया के जरिए सनसनी फैला दी थी। अब आलोक की कहानी जानने के बाद लोगों ने उनकी पत्नी ज्योति के खिलाफ अनाप शनाप भी बोला था। लोगों ने आलोक के साथ सहानुभूति जताई थी। वो लोगों के लिए जो बेचारे बन गए थे, कई लोगों ने उनको सपोर्ट किया था। लोगों के बीच यह खबर फैल गई थी कि आलोक ने 2010 में ज्योति से शादी की थी। इसके बाद उसे पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया। जब 2015 में ज्योति एसडीएम बन गई तो वो बदल गई और आलोक को धोखा देकर किसी और से संबंध बना लिया। अब आप लोगों की इस पर अपनी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।